संजय, एक और प्रश्न था जिस पर भी क्या स्पष्ट हो पाया है अभी तक, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है फैसला, उसको क्लियर भी कीजिएगा कि राज्य सरकार को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार मिलना क्या संविधान के खिलाफ है? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई? इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, लेकिन जब ये फैसला लागू होगा तो उस पर राज्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से तय कर सकेंगे कि वो ईडब्ल्यूएस को कोटा देना चाहते हैं। अभी तक जो मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में कहीं जाट आरक्षण है, कहीं मराठाओं को आरक्षण है, तो उनको जातिगत आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ था। लेकिन अब जाटों के आरक्षण के मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति नहीं जताई थी। लेकिन ये आर्थिक आधार ऐसा पैमाना है जिसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है कि हाँ, सरकारें आर्थिक आधार पर ट्रिपल टेस्ट के बाद जब ये तय हो जाए कि हाँ उनको जरूरत है, तो उस पर फिर आरक्षण दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। अब राज्य सरकारों को देखना है कि वो इस फैसले के आलोक में किस तरह की नीतियां बनाती हैं और कैसे इसको अमल में लेके आती हैं। संजय, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है, आर्थिक आधार पर आरक्षण इंडिपेंडेंट है, इसका एससी एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इसकी भी जो लिमिट है वो 50%। ऐसे में 10% से क्या इसको बाद में भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अब तो ये इंडिपेंडेंट है। अब इसको भविष्य में कितना बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 10% जो सरकार ने तय किया है, जो कैप तय की है, जो लिमिट तय की है, जो सीमा तय की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जताई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला ये गया नहीं था कि इसको आगे कितना बढ़ाया जा सकता है, या किसी ने आशंका नहीं जताई कि क्या सरकार इसको 25% ले जाएगी, कितना लेकर जाएगी। ये अभी तक किसी ने यह मसला सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मसलों पर चर्चा करता है जो कोर्ट के सामने याचिकाओं में लाए जाते हैं, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट फ्रेम करता है। जो संविधान पीठ आमतौर से कोई भी मामला सुनने के पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करती है कि हम इन मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी, इससे बाहर नहीं जाना है, यही खेल के नियम होंगे और इसी के तहत आप अपनी दलीलें देंगे और बताएंगे। अब तो और ज्यादा मामला और सुधार किया जा रहा है। जो संविधान पीठ में यह है कि लिखित दलीलें आप दीजिए। कोई भी वकील, अभी तक तो यह था कि सीनियर एडवोकेट पिछले सीनियर एडवोकेट की दी हुई दलीलों को भी अपने हिसाब से अलग शब्दों में लेकर चलते थे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए और संविधान पीठ के सामने जब कोई मसला आए तो पहले से वकील तय कर दे कौन वकील कौन से मसले पर बात करेंगे और अपनी बात पर फोकस रखें। पहले जो दलीलें दी जा चुकी हैं उनका दोहराव ना करें, कोर्ट के समय का ख्याल रखें, ताकि मामलों का बोझ जो लगातार बढ़ रहा है उसे हल्का किया जा सके, मामले जल्दी निपटाए जा सके, जल्दी उसमें फैसले दिए जा सके। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल तो इस मामले में तो नहीं आए हैं। हो सकता है कोई भविष्य में दूसरी पीआईएल फाइल करे और उसमें सरकार को ये बताने को मजबूर होना पड़े कि क्या वो इस सीमा को 10% की सीमा को बढ़ा सकती है, बढ़ा रही है, या कोर्ट इसमें यह तय कर दे कि इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन संजय जरा एक चीज ये भी बताइए कि 40 करीब याचिकाएं दाखिल की गई थी, 5 छात्र भी थे जिन्होंने इसको लेकर विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी। इन सारी याचिकाओं में सिर्फ इन्हीं 3 बातों को प्रमुखता से ली गई, या जिन पर हम बात कर रहे हैं कि कितना आगे और बढ़ सकता है, कैसे ये लागू हो पाएगा और किससे क्या लाभ या हानि, इसको लेकर भी कोई और याचिका दाखिल की गई थी क्या? 40 याचिकाओं में मूल रूप से सवाल यही था। उन्होंने यही कहा कि सरकार का जो 130वां संविधान संशोधन है वो अवैध है, वो हमारे अधिकारों का यानी आरक्षित वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन है, साथ ही संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। लिहाजा इसे अवैध घोषित किया जाए, इसे रद्द किया जाए, स्ट्रक डाउन किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन तक ये सारे पक्षकारों की दलीलें सुनी, सरकार के जवाब सुने, इस पर इनके प्रत्युत्तर सुने, और उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया, लिखित लोगों से दलीलें भी ली गई, और उसके बाद कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए फिर यह तय किया कि सरकार के 130वें संविधान संशोधन में कहीं कोई संविधान के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम नहीं हुआ, बल्कि ये तो संविधान की भावना को और पुष्ट करता है, जिसमें हर एक आदमी को विकास के लिए, अपने विकास के लिए, उन्नति के लिए, अपना करियर बनाने को, जिंदगी लाइफ बनाने को उन्हें एक समान अवसर दिए जाएं। तो समान अवसर की पुष्टि करता है ये आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही मान्यता निर्धारित की है, यही स्थापित किया है। लेकिन संजय, समान अवसर कैसे? ये तो यही तो उनका बड़ा पॉइंट था कि इसमें तो इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज में आपने एसटीज को अलग कर दिया, ओबीसीज को अलग कर दिया, एससीज को अलग कर दिया, तो इसमें इक्वालिटी कहां है? इस पर कोर्ट की टिप्पणी।
नहीं, इस पर कोर्ट के इक्वलिटी लाने के लिए ही तो इन वर्गों को आरक्षण दिए गए थे। SC ST वर्ग को उनका आरक्षण तो हो गया, अब ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का था। वहां जो SC ST की बात होती है उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ही तो हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ऐसे लोग हैं। अब जब आर्थिक रूप से विशिष्ट आरक्षण देने की बात की गई है तो ऐसे में फिर SC ST और OBC को उसमें शामिल कर देने के बाद तो जो अनारक्षित वर्ग है, उनके जो गरीब लोग हैं, उनको तो बहुत कम मिल पाएगा। तो ऐसे में सबको समान अवसर देने की जो बात है वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में कोर्ट का ये मानना है कि जो दलीलें सरकार की ओर से दी गई हैं उसे कोर्ट ने माना है, याचिकाकर्ताओं की दलील को दरकिनार किया है, क्योंकि इसमें समान अवसर वही जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसको शैक्षिक रूप से उसके पास फीस भरने को पैसे नहीं है तो उसको आरक्षण का लाभ देकर उसे आगे लाया जाए। पिछड़े वर्ग और OBC SC ST को इसी तरह से तो पीछे से आगे लाया गया कि उनको शैक्षिक रूप से आगे किया गया, स्कूलों कॉलेजों और संस्थानों में दाखिले दिलाए गए, नौकरियों में आरक्षण मिले, प्रमोशन में आरक्षण मिले, ताकि वो किसी तरह आगे आए। ऐसे ही आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, वो चाहे अनारक्षित वर्ग का हो, जिसको लोग सवर्ण कहते हैं, फॉरवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए व्यवस्था लाई गई है, जिसका पुराने आरक्षण की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो कोर्ट ने इन सरकार की इस दलील को माना है, मंजूर किया है कि इससे वाकई जो आरक्षित वर्ग है, जो SC ST OBC वर्ग है, उनके अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो ऐसे लोगों को जिनको आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे, उनको अवसर मुहैया कराया जा रहा है। यानी सब साथ बढ़े, सब साथ चलें, संग गच्छत ध्वंग संग वदत ध्वंग, इसकी जो वेद में ये ऋचा कही गई है उसकी पुष्टि करता है ये, ऐसा कोर्ट ने माना है। संजय, जो दो जजेस इसके खिलाफ में हैं, क्या क्या दलीलें हैं उनकी असहमति के पीछे? उनकी असहमति के पीछे ये दलीलें हैं कि ये संविधान की मूल भावना के साथ उचित नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं वो उससे अपनी सहमति जता रहे हैं कि ये कहीं न कहीं से उसका संविधान की मूल भावना का और आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के साथ उचित नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने विचार इस सरकार की इस आरक्षण नीति के उलट व्यक्त किए हैं। लेकिन संजय, जिस तरीके से ये EWS लेकर आई सरकार और इसमें आरक्षण की बात कही गई, एक तरफ तो आरक्षण को खत्म करने की बात, जैसे हम सवाल पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे, और एक तरफ खत्म करने की दिशा में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम समानता की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक तौर पर जो कमजोर वर्ग है उसको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए लागू क्यों नहीं होता? सरकार की आगे की रणनीति और क्या है? क्या कोर्ट के सामने ऐसे इन दलीलों पर, इन विषयों पर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार की नीति पर सिर्फ जो 130वां संविधान संशोधन किया गया उसको लेकर सवाल उठाए गए थे और उस पर बात की गई थी। इसमें चीफ जस्टिस ने भी संविधान के 130वें संशोधन को असंवैधानिक माना है और जस्टिस रविंद्र भट्ट के निर्णय के साथ अपनी सहमति जताई है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि जस्टिस रविंद्र भट्ट कहा कि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े लोग SC ST और OBC वर्ग में हैं। तो सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। लिहाजा अब इसको अलग से आरक्षण देने की बात उचित नहीं है, क्योंकि जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको लेकर ये कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना ये किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाए। आर्थिक रूप से अलग से आरक्षण, सिर्फ इसी क्राइटेरिया पर आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लिहाजा संजय, हम आपके पास लौटने, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा, लेकिन इस वक्त कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है ये संशोधन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आर्थिक रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा कि 50% से ज्यादा सीमा कभी भी लांघी नहीं जा सकती आरक्षण की। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात आई तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान से कोई बाध्यता नहीं। मैं सवर्णों के आरक्षण देने के पक्ष में हूँ। जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। उस मानसिकता का,
1992 से लेकर के कितने सारे मुकदमे हम लोगों ने लड़े हैं तमिलनाडु का और जगहों पर। हर बार इसी बात का हवाला देते हुए रोक दिया जाता था कि हटाओ, फाइल फेंक देना, रिजेक्ट कर देना कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता क्यों बदल गई? मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में मैं नहीं हूँ, मैं साफ कह देना चाह रहा हूँ, देखिए इस मानसिकता की बात कह रहा हूँ, मेरा यही कहना है। बाप, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मानसिकता पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है। संजय, कुछ और अपडेट कोर्ट रूम से अगर बाहर आ रही हो, किस तरीके से वहां पर आगे फैसला पढ़ा जा रहा है, कुछ और क्लियर हुआ है अभी तक? नहीं, बेंच उठ चुकी है, अब दूसरी बेंच बैठेगी और दूसरी बेंच अपने फैसले सुनाएगी। क्योंकि आज उनका आखिरी कार्य दिवस है चीफ जस्टिस के तौर पर, जस्टिस उदय उमेश ललित का। लिहाजा अलग अलग बेंच के सामने उन्होंने जो मामले सुने हैं उन पर आज 6 फैसले उनको सुनाने हैं। 6 फैसले अलग अलग बेंच के साथ वो सुनाएंगे और उसके बाद फिर सामान्य कामकाज शुरू होगा कोर्ट का, मामलों की सुनवाई का। और 2 बजे से सेरेमोनियल बेंच बैठेगी, जिसमें चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली के साथ उस बेंच में चीफ जस्टिस आने वाले अपने उत्तराधिकारी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली के साथ उस 2 बजे की बेंच में बैठेंगे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जिसमें कुछ 15 मामले लगे हैं सुनवाई के लिए, जो मेरे ख्याल से बहुत 10-15 मिनट में निपट जाते हैं या जल्दी ही निपट जाएंगे। और उसके बाद फिर उनका औपचारिक कोर्ट रूम से विदाई का समारोह होगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एएसजी, तमाम सीनियर एडवोकेट्स विदाई देंगे चीफ जस्टिस को कोर्ट रूम से। और शाम 4 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का समारोह है, जिसमें उनको औपचारिक तौर से एससीबीए की तरफ से विदाई दी जाएगी।